आज की वीडियो में आपको ये नहीं पता चलेगा कि कल सी खरीदना है या पी। तो जो लोग उस उम्मीद में बैठे हुए हैं तो प्लीज़ ये वीडियो शायद आपके लिए नहीं है। लेकिन आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आने वाले आपके लाइफ पे बहुत बड़ा असर डालने वाला है एंड आगे आने वाले दिनों में ये और प्रोमिनेंटली दिखाई देगा एंड और इससे बड़ा बड़ा कॉन्सिक्वेंसेस खड़ा होता हुआ दिखाई दे सकता है। नाउ मैंने ये जो डाला है वर्ल्ड इकोनॉमी इज डूम्ड, ये कुछ हद तक धीरे धीरे सबने रियलाइज कर लिया है। यस, स्पेशली पीपल सिटिंग एट द टॉप दे हैव रियलाइज कि नाउ वर्ल्ड इकोनॉमी इज गेटिंग डूम्ड एंड बहुत जल्दी कैपिटलिस्ट चीजें जितनी सारी थी जिससे हम अपना वेल्थ डिटरमाइन कर पाते थे कि अच्छा ये कंपनी के शेयर्स हैं, इसका ये वैल्यू है तो इसका ये नेटवर्थ है and things like that, all the financial assets, everything probably is going towards a complete doldrums, जहां पे ये सर्टेनिटी नहीं रहेगी कि आज किसी चीज की वैल्यू एक्स है तो कल उस चीज की वैल्यू x+1 होगी या x-50 होगी। तो ये क्लैरिटी अब धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। यूएस में एक बहुत बड़ा ट्रेंड आया है अमॉन्ग्स द वेरी बिग बिलियनियर्स लैंड फिजिकली एक्वायर करने का। यानी कि उनके पास जो कैश होल्डिंग्स हैं, जो फंड्स होल्डिंग हैं, उन सबको वो कैश में कन्वर्ट करने के बदले या उसको किसी फाइनेंशियल एसेट में रखने के बदले दे आर एक्वायरिंग लैंड अगेंस्ट इट। क्यों? क्योंकि लैंड को ना आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना उसका फॉर्म को आप चेंज कर सकते हैं, ना उसकी वैल्यू को टेम्परली गिरा सकते हैं आप। बट ये बिलियनर्स को तो लैंड बेचना भी नहीं है ना। तो कुछ तो रीजन रहा होगा कि ये पैसे अचानक से इतना जगह रियल एस्टेट में। और आप लोगों ने ऑफ लेट लास्ट 2-3 साल में नोटिस किया होगा, स्पेशली इन इंडिया रियल एस्टेट के प्राइसेस मल्टीफोल्ड इंक्रीज हुए हैं। स्टॉक मार्केट में इंक्रीज हो रहा था, सब कुछ इंक्रीज हो रहा था, सब कुछ सही चल रहा था, बट अचानक से रियल एस्टेट अचानक से इतना क्यों शूट कर गया? लैंड हो गया, लैंड तो अब मिलना ही बंद हो गया ऑलमोस्ट। और आप समझ लीजिए कि जो फिजिकल रियल एस्टेट जिसको हम घर वगैरह ये सब कह सकते हैं, वो सब भी अब धीरे धीरे सिस्टम से बाहर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, मिलना बंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये क्यों हो गया? कोई भी चीज ऐसे ही हैपोजिट वे में नहीं होती है दुनिया में, बिकॉज वर्ल्ड इज ए क्रोनी कैपिटलिस्ट प्लेस। वाई आई एम सेइंग दैट इट हैज बीन डूम्ड, मैं अभी धीरे धीरे एक सीक्वेंस में आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये सारा प्रॉब्लम, दुनिया में हर प्रॉब्लम का जड़ आपको पता ही है कहाँ से स्टार्ट होता है। उसका पिन कोड है 0+1, मतलब जैसे अपना +91 है ना इंडिया में इंटरनेशनल कोड, उस कंट्री का पिन कोड इज +1 विच इज यूएस। दिस पर्टिकुलर कंट्री whenever they are into crisis they export their crisis to the entire world। यानी कि उनको कोई प्रॉब्लम होगा वो दुनिया में एक्सपोर्ट कर देंगे क्राइसिस को। कैसे स्टार्ट हुआ मैं बताता हूँ। जब ग्रेट डिप्रेशन आया था 1930s एंड 50s के बीच में, जब एक्चुअली वर्ल्ड वॉर वन खत्म हुआ एंड दुनिया में क्या है कि डिमांड सप्लाई एंड लिटरली जो आज एक्यूआई दिल्ली वगैरह का है, उस समय जो जितने इनके मेजर सिटीज हुआ करते थे ना, यूएस के मेजर सिटीज, यूके के मेजर सिटीज, यूरोप के मेजर सिटीज, उनका एक्यूआई हमारे जैसा हुआ करता था, क्योंकि उस समय उनका भी कंडीशन हमारे जैसा ही हो गया था इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, कि बहुत खराब कंडीशन, खाने का ठीक नहीं, एक एक आदमी को स्ट्रगल करना पड़ रहा है एंड बहुत सारा दिक्कत। आप लोग बोलेंगे सर कोई खाने का स्ट्रगल नहीं है, सर हमारे पास खाने की कमी नहीं है। 80 करोड़ लोग को जिस देश में राशन बांटा जा रहा है फ्री में, उस देश में खाने का प्रॉब्लम नहीं है, ये आप कह रहे हैं। बट एनीवे उस डिबेट पे मैं नहीं जाऊंगा, मैं आपको पॉइंट समझाने की कोशिश करता हूँ। तो इन्होंने क्या करा कि अपने कंट्री को स्ट्रांग करने के लिए इन लोगों ने ये डिटरमाइन किया कि दुनिया में जिसके पास भी जो भी डॉलर खरीदता है खरीद सकता है, एंड वो जब डॉलर को एक्सचेंज करने आएगा मेरे पास, अगर उसको चाहिए उसके अगेंस्ट में उसको उतना अमाउंट का गोल्ड दे दूंगा। तो उन लोगों ने क्या करा, डॉलर को पेग कर दिया गोल्ड के अगेंस्ट। वेरी गुड। और उसके बाद क्या किया, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में ऑयल डिस्कवर होना चालू हो चुका था, बहुत सारे जगह ऑयल मिलना चालू हो चुके थे। अर्ली 1900s के आसपास से जब मोटर कार्स चलना चालू हो चुके थे, तो अलग अलग ऑयल फील्ड डिस्कवर किए जाते हैं। पहले एक कंट्री में मिला, दूसरे में मिला, तीसरे में मिला। तो वहां पे क्या सिक्योर कर दिया गया कि उन कंट्रीज के संग इन लोगों ने डील क्या कर दिया कि सारा
और ऑयल का डीलिंग तुम करोगे डॉलर्स में, तो पेट्रो डॉलर बोल के कंसेप्ट वहां चला आया। तो अब हर कंट्री को ऑयल तो चाहिए क्योंकि कार चलनी है, ठीक है, उनको अपने वो चलाने हैं, क्या बोलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को रन करना है, मैक्सिमम मशीनरीज पेट्रोल डीजल पे चल रही हैं, तो वो सब चीज़ें रन करनी है। तो वो रन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, चलो ठीक है ऑयल खरीदते हैं। तो अब हर कंट्री क्या करी, डॉलर रखने लग गई। अच्छा, प्लस सिंस उनको ये पता था कि डॉलर कैन बी यूज एज ए रिप्लेसमेंट ऑफ गोल्ड, बिकॉज उसके अगेंस्ट यूएस गवर्नमेंट ऐसे ही गोल्ड हमको दे ही देगा, तो उस अमाउंट को ट्रीट करने लगा कि जो भी बैंक्स गोल्ड रख रहे थे, यानी कि जो भी रिजर्व बैंक्स गोल्ड रख रहे थे, अगर वो यूएसडी भी रखते थे तो उसको गोल्ड की तरह ही फैक्टर करते थे, एंड उसी के अकॉर्डिंगली अपनी कंट्री में पैसे पैसे इशू करते थे। फिर आया एक ऑयल क्राइसिस का समय 1970s के समय, जब सद्दाम हुसैन वगैरह ने रिवॉल्ट चालू करा, और उधर में मिडल ईस्ट, कुछ मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में ये सेंटिमेंट जागा कि भाई हमारा ऑयल फील्ड और रिफाइनरिंग करने वाली हमारी कोई कंपनी नहीं, सारी कंपनी ये सब ग्लोबल जाइंट्स और ब्रिटिश पेट्रोलियम और टोटल एनर्जी और ऑल सब यूरोपियन एंड यूएस कंपनीज ही रहेंगी, हमारी कंपनीज भी होनी चाहिए। तो धीरे 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 मिडल ईस्ट में क्राइसिस चालू हुआ। क्यों? क्योंकि ये उठना चालू करेंगे तो वो दबाना चालू करेंगे। अभी अफ्रीका में भी आप देखेंगे तो अफ्रीका में भी बहुत सारी कंट्रीज ऐसे ही डिस्टर्ब चल रही हैं, एंड द ओनली रीजन इज बिकॉज उस कंट्रीज के लीडर उठना चालू करे, तो ये लोगों ने दबाना चालू करा। ठीक है, तो चलो ये तो कॉमन है इनका प्रैक्टिस, करते रह गए करते रह करते रह गए। जब ये सिचुएशन आया तो अचानक से ऑयल बहुत ज्यादा शूट करने लग गया। ऑयल इतना ज़्यादा शूट करने लग गया कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि ऑयल अब खरीदें कि नहीं खरीदें। ठीक है, और डिमांड एंड सप्लाई में गैप क्रिएट हो गया। डिमांड एंड सप्लाई में गैप इसलिए क्रिएट हो गया क्योंकि डिमांड तो एज इट इज था, सप्लाई में चैलेंज आने लग गया। तो अब कुछ कंट्रीज को ये दिखा कि इतना महंगा हम ऑयल खरीद भी लेंगे तो हमें फायदा नहीं है, तो कुछ दिन होल्ड रखते हैं। जब उन्होंने कुछ दिन होल्ड रखने का डिसाइड किया तो उस समय उनको लगा कि अपनी करेंसी को स्टेबल करने के लिए यूएस डॉलर्स को ओपन मार्केट में बेच देते हैं, तो उससे यूएस डॉलर्स की सप्लाई बढ़ेगी, तो हमारी करेंसी का जो सप्लाई है वो जैसे ही, मतलब किसी करेंसी का सप्लाई बढ़ाओगे तो उसका वैल्यूएशन गिरने लगेगा, जब उसके वैल्यूएशन गिरेंगे तो हमारी करेंसी स्ट्रांग होगी, ये दुनिया ने सोचा। तो ये लोगों ने क्या करा कि यूएस को बोला कि भाई एक काम करो, तुम ये ले लो, हमको गोल्ड दे दो। जब ये चालू हुआ तो दे तो रहा था यूएस, और उसने ये भी कहा कि हम देंगे आगे भी, लेकिन जो गोल्ड का पेग्ड था, निक्सन ने क्या करा, सीधा उसको उड़ा दिया। सीधा रिचर्ड निक्सन ने यही डिसाइड किया, इसको उड़ाओ। बोला कि ठीक है, डॉलर की वैल्यू, डॉलर जो है वही रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगेंस्ट डॉलर पेगिंग अब, अगेंस्ट गोल्ड पेगिंग अब नहीं रहेगी। इससे इनको फ्री हैंड क्या मिल गया, फ्री हैंड ये मिल गया कि और डॉलर्स प्रिंट करो, क्योंकि आप किसी के अगेंस्ट बैकिंग नहीं है। पहले ये था कि जितना आपके पास डॉलर आप प्रिंट करोगे उतना का गोल्ड आप रखने वाले हो अपने ट्रेजरी में। अब आपने वो चीज़ हटा दी। जैसे ही वो चीज़ हुई, पैसे सप्लाई बढ़ गए सिस्टम में और उस हायर सप्लाई ऑफ मनी से ये लोगों ने क्या करा, पेट्रोल ज़्यादा खरीद के रिजर्व्स बनाने चालू कर दिए कि आज मार्केट में ज़्यादा सप्लाई आई है, ठीक है, हम महंगे रेट पे भी खरीद लेंगे क्योंकि हम तो डॉलर प्रिंट करके खरीद रहे हैं। प्रिंटर का कॉस्ट एनी डे सस्ता है रेदर देन ऑयल, राइट। तो उन्होंने प्रिंट करना चालू कर दिया। प्रिंट कर करके प्राइजेस को स्टेबल करा। वो करते करते इनको पैसे प्रिंटिंग की आदत लग गई। तो उसके बाद क्या साइकिल बन गया कि हर बार जब भी कुछ क्राइसिस आएगा, करेंसी प्रिंट करेंगे, दैट इज द ओनली रिसोर्ट वी हैव एंड दैट इज द ओनली सॉल्यूशन वी हैव। ठीक है भाई, आप करना चाहते हो करो, हम कोई आपको मना नहीं कर सकता, आप तो बिग डैडी हो, राइट। तो आपको तो दुनिया में कोई मना नहीं कर सकता, तो आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही ये सब हो रहा था चीज़ दुनिया भर में, ठीक है, फिर आया डॉट कॉम बबल। डॉट कॉम बबल में ये हाल हुआ कि कोई भी कंपनी, मतलब घिसा पिटा डॉट कॉम भी लगा देती तो वो घिसा पिटा का प्राइस रॉकेट छू जाता। दैट इज हाउ द गेम बिकेम। जैसे अभी एआई का गेम बन गया था, वैसे ही सेम चीज उसका बन गया था कि कोई भी चीज में आप लगा दो घिसा पिटा डॉट कॉम, बस डॉट कॉम लग गया तो घिसा पिटा है तो क्या हुआ, डॉट कॉम तो है, बस वो चला जाएगा, रॉकेट बन जाएगा, एंड उस रॉकेट को फिर
सब लोग खरीदेंगे, किसी भी वैल्यूएशन पे, किसी भी प्राइस पे खरीदेंगे। ये बन गया था सिस्टम। फिर लेकिन इस तरह का सिस्टम कभी ना कभी तो हैंग करेगा ही, तो सिस्टम हैंग कर गया। जब सिस्टम हैंग करा तो फिर से इन्होंने वही डिसॉर्ट किया, कुछ मनी प्रिंटिंग कर दो, कुछ कंपनीज को बचा लो। ठीक है, कुछ कंपनीज को बचा लिया। फिर आया फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 का। फाइनेंशियल क्राइसिस ट्रिगर कैसे हुआ? इस फाइनेंशियल क्राइसिस को ट्रिगर होने के पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा। अगर आप अभी गूगल करेंगे वर्ल्ड्स टोटल डेट, गूगल पे वैल्यू दिखा रहा है 337.7 ट्रिलियन। यानी कि दुनिया पे जो टोटल डेट है, दैट वैल्यू इज $337 ट्रिलियन। एंड हु डज वी ओन दिस मनी टू? एक्स वाई को ओन करता है, वाई जेड को ओन करता है, जेड एक्स को ओन करता है। यही पूरा साइकिल बना हुआ है। पैसा थिन एयर में क्रिएटेड है, जिसके अगेंस्ट कोई बैकिंग नहीं है, और उसको एज ए डेट यूज किया जा रहा है। फाइनेंशियल क्राइसिस का सबसे बड़ा ट्रिगर ये था कि एक प्रोडक्ट लॉन्च की गई थी, मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज। यानी कि जैसे मान लो आपने एक फ्लैट लिया, ठीक है, आपने एक फ्लैट लिया 10 करोड़ का गुड़गांव। अज्यूम कर लेते हैं, ले चाहे नहीं ले आप, लेकिन मैं अज्यूम कर लेता हूं कि आपके पास 10 करोड़ रुपए हैं, आपने एक फ्लैट ले लिया गुड़गांव में 10 करोड़ रुपए का। या मैंने कलकत्ता में डिसाइड किया ट्रम्प टावर में एक फ्लैट ले लेते हैं, देख लेते हैं क्या ही फर्क पड़ता है, 4-5 करोड़ में मिल जाएगा। तो मान लो 6 करोड़ में मिल गया, चलो ठीक है। अब मैंने ले लिया बैंक से लोन। अब बैंक को मैं दे रहा हूं इंटरेस्ट रेट। जब मैं बैंक को इंटरेस्ट रेट दे रहा हूं तो बैंक बोल रहा है यार इतना से तो क्या होगा, कुछ और पैसे कमाते हैं। तो बैंक मेरा ही लोन को, मेरी तरह और 50-60 लोन को एक डेट इंस्ट्रूमेंट बना के पब्लिक को बेचना चालू करता है कि एक काम करो, इस पैसे को मेरे को दोगे तुम, एमबीएस लो और इसके अगेंस्ट मेरे को पैसे दो, इस पैसे का मैं और रीफाइनेंसिंग करूंगा। क्योंकि मेरे को तो चिपका दिया एक ट्रम्प टावर में एक फ्लैट, अब आपको भी एक ट्रम्प टावर में फ्लैट चिपकाएगा, तो उसके लिए बैंक को भी पैसा चाहिए। वो बैंक का पैसा आएगा कहां से? तो कितना नोट प्रिंट करेगा ये लोग बिना कोई बैकिंग के? तो अब क्या हो गया कि पब्लिक से ही पैसा लो। तो आपको बॉन्ड चिपका दिया और बोल दिया इसके अगेंस्ट हम आपको इंटरेस्ट देते रहेंगे, आप भी खुश, अरे वाह क्या बात है, इंटरेस्ट मिलेगा यार, और क्या चाहिए जीवन में, मतलब मजानू लाइफ से ना। तो वो वाला हिसाब हो गया। तो आपने भी बोला चलो ले लेते हैं, ठीक है। अब मैं धीरे धीरे पैसे पे कर रहा हूं, जब तक पे कर रहा हूं तब तक तो ठीक है। फिर मेरे को समझ में आया कि अभी अगर मैं नहीं भी पे करूं तो क्या फर्क पड़ना है। तो मैंने डिसाइड किया चलो मैं नहीं पे करूंगा। इस तरह से बहुत लोगों ने डिसाइड करा। तो अब लोगों का धीरे धीरे क्या है, एसेट बैंक्स क्या खाली होते जा रहा है। यानी कि जो पैसे आ रहे थे वो आना बंद होते जा रहे हैं, इनकम आना बंद होते जा रहा है। बट जो एमबीएस जिसने परचेज करा है उसने तो इंटरेस्ट इनकम के लालच में ही खरीदा है, तो उसको तो इंटरेस्ट इनकम बैंक को देना पड़ेगा। तो एक तरफ आना बंद हो रहा है, दूसरी तरफ देना चल रहा है। ये आप कब तक बीट कर पाएंगे? जब तक जो वेरिएंस बिटवीन रिसीविंग एंड पेइंग है वो चलता रहेगा। तो जब तक ये चल रहा है साइकिल तब तक चलाएंगे आप। यानी कि टोटल जो इनकम आना है उसका बस 1% डिफॉल्ट चाहिए, एंड आपका पूरा जो साइकिल है, एक हाथ से लेना दूसरा हाथ से देना, वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। इंडिया में वो डिफरेंस अभी करीब 2% का है। यानी कि टोटल लोन्स के 2% भी डिफॉल्ट अगर हो गए तो साइकिल जो पूरा चल रहा है इकोनॉमी का वो ब्रेक लग सकता है, पंक्चर हो सकता है। यूएस में वो नंबर 1.2% के आसपास उस समय था। इसी तरह के प्रोडक्ट्स को बेचते उनकी एक कंपनी थी लेहमन ब्रदर्स करके, उनकी एक एनबीएफसी थी जो कोलैप्स कर गई। और वो 300 बिलियन की ही कंपनी थी, कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं थी। बट 2008 में 300 बिलियन का मतलब ये होता है कि हमारी आज की जो सबसे बड़ी कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, उसका 1.5 टाइम्स।
बस 300 बिलियन इतना ही बड़ा होता है, समझ लो आप। यूएस के कंटेक्स्ट में 300 बिलियन उस समय भी बड़ा अमाउंट था, आज भी है, लेकिन आज उतना मैटर नहीं करता। लेकिन इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर आप 300 बिलियन डॉलर देखेंगे तो इंडिया की जो सबसे बड़ी कंपनी है उसका 1.5 टाइम्स बड़ा कोलैप्स था उस समय। और जब ये कोलैप्स हुआ तो इसने क्या किया, फाइनेंशियल मार्केट्स में सब चीजों का दाम ऑलमोस्ट आधा कर दिया। सारे कंपनीज के शेयर आधे आधे दाम पे, 40-40% दाम पे मिलने लग गए। अब दुनिया तो पूरी ग्रीडी है, पूरा दुनिया डेट पे चल रही है, और डेट ने ही पूरी दुनिया को बर्बाद करके रखा है। तो उस समय भी डेट का कुछ तो असर रहा होगा। डेट का उस समय असर ये था कि उसी शेयर्स के अगेंस्ट कंपनीज ने लोन लेके रखे थे। अब मान लो आपने 100 रुपए के शेयर प्लेस किए थे और उसके अगेंस्ट आपने लोन लिया था, से फॉर एग्जाम्पल आपने उसके अगेंस्ट लोन ले लिया था 50 रुपए का। ओके, अब शेयर की वैल्यू ही 40 रुपीज बची है, 50 रुपीज बची है। तो आपने जो लोन ले लिया था अब उसकी वैल्यू ही कम बची है। अब क्या करोगे? यानी कि बैंक ने आपको सेफ्टी में रख के कि मेरा तो भाई लोन सेफ है, मैंने तो 100 रुपए का ही लोन, 100 रुपए का कोलेटरल लिया है, इसके अगेंस्ट मैंने 50 रुपए का लोन दिया है। अब उस चीज की वैल्यू 50 रुपए बची है, और ऐसा नहीं है कि ये बहुत दिन लगा था होने में, 3-4 दिन के अंदर का खेला था ये। तो 3-4 दिन में उस चीज 100 रुपए की वैल्यू 50 रुपए आ गई। और अब यहां से ये और अगर गिरा तो फाइनेंशियल सिस्टम में इतना बड़ा रिस्क आ जाएगा कि जो हमने लोन्स दिए हैं उसके अगेंस्ट हमारे पास कोलेटरल्स ही नहीं है, एंड बिना कोलेटरल के आपने जो लोन दिए हैं वो रिस्की हो जाएंगे। और जैसे ही फाइनेंशियल मार्केट और थोड़ा सा टूटा ये रिस्क और बढ़ते जाएगा। तो इन लोगों को इमीडिएटली पॉज करना था इस तरह के स्ट्रक्चर को गिरते हुए। तो इन्होंने क्या करा, इसका क्या तरीका है बचने का, और पैसा डालो सिस्टम। तो लगा दिया जितने प्रिंटर्स अवेलेबल थे दुनिया में सब छापो 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 और पैसा छापो। मतलब डेट का ही क्राइसिस था कि डेट ही इतना ज्यादा हो गया था कि कोलेट्रल के वैल्यू से ज्यादा डेट होने लग गया था। अब और डेट इन लोगों ने छापना चालू कर दिया था कि कंपनीज को कोलेट्रल फ्री 0% पे पैसा दे दिया जाए, ताकि वो कुछ पोर्शन ऑफ देयर शेयर्स वो छुड़ा पाए सिस्टम से, सो दैट बैंक्स में जो लिक्विडिटी का इशू है और बैंक्स में जो कोलेट्रल का इशू है वो थोड़ा हद तक डाउन आए। तो 0% पे करने लगे, कंपनीज पैसा उठाने लग गई, उठा उठा के पैसा बस बैंक्स को वापस रीपे करके सिस्टम स्ट्रक्चर को स्टेबल किया गया। बट ये जो पैसे लिए गए थे ये कभी ना कभी तो लौटाने थे। आज 17 साल हो गया उस इंसिडेंट को, अभी तक लौटाने का कोई सीरियस प्लान किसी के पास नहीं है। मतलब जो क्राइसिस हुआ, जो सिचुएशन हुआ, सब कुछ हो गया, वो होने के बाद आज 17 साल बीत चुके हैं। एंड उस चीज को सॉर्ट आउट करने का, उस चीज को स्टेबल करने का किसी के पास कोई तरीका, किसी के पास कोई प्लानिंग, किसी के पास कोई वे आउट नहीं है। सुन के थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि 17 साल हो गया किसी एक चीज को और आज तक उसका कोई सॉल्यूशन, कोई वे आउट, कोई तरीका किसी ने फिगर आउट ही नहीं किया है। बहुत हद तक कोशिश की गई थी चीजों को ठीक करने की, बहुत हद तक स्टेबिलिटी वगैरह भी वापस आ रही थी। फिर आ गया कोविड का क्राइसिस, अगेन स्टॉक मार्केट पूरा टंबल कर गए, दुनिया भर का सारा लोन अगेंस्ट द स्टॉक मार्केट है, तो स्टॉक मार्केट को वापस ऊपर करना था। तो 2020 के क्रैश के बाद इसीलिए उतना शार्प रिकवरी भी आई, क्योंकि लोगों के कोलेटरल्स वगैरह फिर हिट होते, तो फिर मनी प्रिंटिंग करो और पैसे बढ़ाओ। तो ऑलरेडी लोन का इफेक्ट था, उसका लोन का इफेक्ट और बढ़ गया।
ये करते 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 आज ऐसा सिचुएशन पे वर्ल्ड इकोनॉमी पहुंच गया है जब यूएस फेड जो हमेशा क्राइसिस में नोट प्रिंट करता था, अब ऐसा सिचुएशन आ गया है कि अभी कोई क्राइसिस नहीं है एंड 1 दिसंबर से फिर से उसको नोट प्रिंट करना है, जबकि अभी कोई क्राइसिस नहीं है। स्टॉक मार्केट्स ऑल टाइम हाई पे, ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट स्टेबल, बॉन्ड यील्ड स्टेबल, कंट्रीज, ऑल मेजर इकोनॉमीज आर स्टेबल। ग्रोथ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बट ऑल मेजर इकोनॉमीज आर स्टेबल। तो हुआ क्या कि इनको करेंसी प्रिंट करनी पड़ जा रही है? क्योंकि जब लास्ट 10 years में क्राइसिस में मनी प्रिंटिंग करता था यूएस, उस समय जापान विदाउट क्राइसिस भी मनी प्रिंटिंग दे रहा था लोगों को फ्री में लोन, जीरो कॉस्ट पे डेट दे रहा था वो। तो उसने लोगों की हैबिट खराब करी। अब उसका इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है तो उस डेट को लौटाना पड़ रहा है। अब उस डेट को लौटाना पड़ रहा है और पैसे हैं नहीं सिस्टम में, तो आएगा कहां से? तो क्राइसिस में जो यूएस फेड नोट प्रिंट किया करता था उसको विदाउट क्राइसिस अब नोट प्रिंट करना पड़ रहा है, बिकॉज सिस्टम से पैसे लौटाने हैं। और नहीं तो फिर स्टॉक मार्केट टंबल करेगा, और फिर स्टॉक मार्केट टंबल करेगा तो फिर वही साइकिल फिर से रिपीट होगा। तो ये सब लोगों ने स्टॉक मार्केट को ऊपर रखने के लिए ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दिया है कि अब यहां से देर इज नो लुकिंग बैक। यहां से यू कैन नॉट लुक बैक। अब यहां से आप पीछे जा नहीं सकते, आगे आपको बढ़ने का स्कोप नहीं है। पीछे जा नहीं सकते, आगे बढ़ने का स्कोप नहीं है, तो एट द एंड आप करेंगे क्या फिर? एक बार सोच के देखिए, इस तरह का क्राइसिस सिचुएशन जहां पे आप अब पीछे हटेंगे तो मरेंगे, क्योंकि अब बिना प्रिंट किए आपका काम चलेगा नहीं, और प्रिंट करेंगे तो और बड़ा स्पाइरल आप क्रिएट करते जाएंगे और बबल क्रिएट करते जाएंगे। और जब तक बबल चल रहा है तब तक दुनिया पूरी अच्छी दिख रही है, बट आज नहीं तो कल ये बबल भी ब्रस्ट होगा, ये बबल भी फटेगा। और जब फटेगा तब क्या करेंगे? तब समझ में नहीं आए क्या करना है, राइट? क्योंकि आज नहीं तो कल वो बबल भी ब्रस्ट होना है। उस समय क्या करेंगे? जापान का इंसिडेंट हमें ये दिखाता है कि आप कितना भी कुछ भी प्रोटेक्ट कर लीजिए, अगर वर्ल्ड इकोनॉमी को बैड शेप में जाना है उसको कोई रोक नहीं सकता। अभी वही चीज हुआ है। जापान में क्या हुआ था, सेम सिचुएशन, मनी प्रिंटिंग, डेट वगैरह का स्पाइरल इफेक्ट 1990s में उन लोगों ने किया। फिर उसके बाद ये हाल कर दिया उन लोगों ने कि नेक्स्ट 30 साल तक वहां पे 0% इन्फ्लेशन में उनकी इकोनॉमी को उन्होंने चलाया। 0% ग्रोथ, 0% इंटरेस्ट रेट पे उन्होंने इतने साल इकोनॉमी को चलाया, सो दैट उनका जो डेट का सिचुएशन है वो थोड़ा सा बेटर हो। और वो सिचुएशन कहां से अराइज हुआ था? वो सिचुएशन इसी तरह का, एक्सेसिव नोट प्रिंटिंग, एक्सेसिव डेट, एक्सेसिव लेवरेज, ये करते करते उनका भी ये सिचुएशन क्रिएट हो गया था। तो उनको ये हाल हो गया कि इकोनॉमी को बहुत सालों तक जीरो ग्रोथ पे चलाना पड़ा, सो दैट देयर इकोनॉमी में सर्वाइव इन द लॉन्ग रन। एंड वो क्या है, 20 साल 30 साल का जनरेशन लग गया इसको करेक्ट करने में। आज 20 साल 30 साल का पेशेंस है दुनिया के पास कि 20 साल तक स्टॉक मार्केट में और इकोनॉमी में और आपके इनकम में और आपके वेजेस में 0% ग्रोथ हो और आप 30 साल तक चला लोगे? 30% तो इंक्रीमेंट आपको हर साल चाहिए, नहीं तो आप जॉब स्विच करने लग जाते हो। वहां सैलरी ग्रोथ नहीं है,
ग्रो ही नहीं कर रही हैं। इन्फ्लेशन अब वो लोग कोशिश कर रहे हैं लाने का इकोनॉमी में। 25-25 30 साल तक चीजों के दाम नहीं बढ़े वहां पे, अब बढ़ाने की कोशिश किया जा रहा है सो दैट इकोनॉमी में थोड़ा सा इन्फ्लेशन आए, और थोड़ा सा इन्फ्लेशन आने के बाद उस इकोनॉमी को फिर से रिवाइव किया जाए। मतलब आप समझिए किस तरह का क्राइसिस सिचुएशन है कि मतलब ये हाल हो गया है कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन नाम की कोई चीज नहीं बची। क्या आप ये चीज को इंडिया में उम्मीद कर सकते हैं कि एक साल तक कोई इन्फ्लेशन ही नहीं हो? तो हमारे यहाँ भी देखिए नंबर्स में एक साल से कोई इन्फ्लेशन नहीं है। और अगर न्यूमेरिकल नंबर्स में इन्फ्लेशन नहीं आएंगे, यानी कि प्रोडक्ट प्राइसिंग में इन्फ्लेशन नहीं आएगा, तो आगे चल के आपको ये सिचुएशन देखने को मिलेगा कि आपके सैलरी में भी इन्फ्लेशन नहीं रहेगा। और अगर सैलरी में इन्फ्लेशन नहीं करेगा देन इट विल बिकम ए मैटर ऑफ कंसर्न फॉर यू। देन यू विल से कि यार ऐसे कैसे सरवाइव करेंगे। तब आपको फिर वो इफेक्ट समझ में आएगा कि क्या चल रहा है दुनिया में। एंड अगर मेरी रीडिंग राइट है तो एक साल से स्टॉक मार्केट भी उसी लेवल पे रखा गया है, इन्फ्लेशन को भी 0% रखा गया है। मे बी हमारे इकोनॉमिस्ट लोगों ने भी यही प्लान किया है कि अब यूएस जितना तो हमारा डेट वगैरह नहीं है, हमारा थोड़ा कम है, हम इसको मैनेज कर सकते हैं प्रोवाइडेड इकोनॉमी थोड़ा सा ग्रो करती रहे, इन्फ्लेशन नेग्लिजिबल रहे, स्टॉक मार्केट अननेसेसरी ऊपर ना जाए जिससे वो ब्लोटेड स्टेट में पहुंच जाए। एंड अगर हम ये सिचुएशन मेंटेन कर लेंगे फॉर नेक्स्ट से 2-3 ईयर्स, तो शायद हमारा जो डेट का स्पाइरल इफेक्ट है वो एज ए कंट्री हम पे बहुत कम पड़ेगी कंपेयर टू अदर्स। तो लास्ट एक साल से स्टॉक मार्केट आपको अगर सेम लेवल पे दिख रहा है, अभी निफ्टी आपने देखा होगा फिर से वापस ऑल टाइम हाई पे आया, लेकिन पोर्टफोलियोज लोगों के नहीं आए। तो बेसिकली हुआ क्या है कि स्टॉक मार्केट के वैल्यूएशंस को एकदम नीचे की तरह ही रखा गया है। निफ्टी आपको ऊपर दिख सकता है, लेवल्स आपको ऊपर दिख सकते हैं, वो अगेन इंडियन क्रिकेट टीम वाला हिसाब किताब है, लेकिन आपको वो एक ही जोन में दिखेंगे सो दैट क्या हो कि वहां पे फिनोमिनल ग्रोथ ना रहे, तो स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स के वैल्यूएशन ब्लोटेड ना हो जाए और इतने ज्यादा हाई ना चले जाएं कि फिर जब वो क्रैश करें तो फिर बैंकिंग सिस्टम्स में इशू आना क्रिएट हो। क्योंकि अब जिस सिचुएशन में इंडिया है, इकोनॉमिक ग्रोथ हमारे यहाँ बहुत फास्ट है नहीं, जॉबलेस यूथ बहुत ज्यादा हो चुका है। अब हम ये क्राइसिस जहां पे और जॉबलेसनेस बढ़ जाइए हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उस सिचुएशन में इंडिया ने अपना कोशिश पूरा हद तक किया है और हो सकता है कि ऐसा कुछ दिन तक ये और मेंटेन करेंगे। आप लोगों ने नोटिस किया वो ऑफ लेट लास्ट 6 महीने 8 महीने से हमारे फाइनेंस मिनिस्टर और ये सब भी धीरे धीरे साइडलाइन हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं। बहुत ज्यादा ज्ञानबाजी ये लोग भी नहीं करते हैं। जीएसटी कट की इन लोगों ने, आप लोगों ने देखा होगा, हवा उड़ाया, लेकिन इलेक्शन के लिए उड़ाया और उसके बाद नाम लेना भी लोगों ने छोड़ दिया क्योंकि वो हवा ही थी। ठीक है, तो इकोनॉमिक रियलिटी तो सबको पता है, तो बात ही करना बंद हो गया। इनकम टैक्स, पर्सनल इनकम टैक्स में कट कुछ किया गया है, उसका बेनिफिट अगले साल से मिलना चालू होगा, मतलब कमिंग फाइनेंशियल ईयर से मिलना चालू हो जाएगा, तो उसमें कुछ हद तक रिवाइवल का स्कोप बनता है। तो ये जो 1.5 साल का 2 साल का पीरियड रह गया, अगर ये और 1-2 साल इसको ये एक्सटेंड कर देते हैं, देन फिर क्या हो सकता है कि फाइनेंशियल टर्म्स में स्टेबिलिटी वापस आ सकती है इकोनॉमिक सिस्टम में और बैंकिंग सिस्टम में। अब आप बोलेंगे सर बैंक्स तो एकदम स्मूथ चल रहे हैं, ये आपको दिखता है, ऊपर बैठे लोगों को ये नहीं दिखता है। ऊपर बैठे लोगों को कुछ और दिखता है जो आपको नहीं दिखता है, इसीलिए वो ऊपर बैठे हुए हैं और आप और हम जमीन पे धरातल पे बैठे हुए हैं। तो बहुत सारी चीजें चल रही हैं नाउ इंडिया टू एन कंटेक्स्ट, जैसा मैंने बताया ही। ऑल दो कुछ अगर गलत होती सबसे ज्यादा गाली मैं ही दे रहा होता, आपको पता ही है,
लेकिन टू दिस कंटेक्स्ट इंडिया प्रोबेबली इज प्लेइंग इन ए मच सेफर वे कंपेयर टू अदर्स। तो इसमें मैं आपको वो नहीं, कोई स्कोप नहीं दूंगा कि आप बोलो क्रिटिसाइज करो एंड ऑल दैट। लेकिन दुनिया तो पूरा अपना बैंड बजा के रखी है। अब जापान क्राइसिस से निपटने के लिए यूएस ने करेंसी प्रिंटिंग चालू कर दी है, ठीक है, बट हु विल बाई देयर बॉन्ड्स? दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन, कि उनके बॉन्ड के बायर्स आएंगे कहां से? बॉन्ड के बायर्स, मेरे को लगता है इक्विटी को हायर लेवल पे चिपकाया जाएगा। आप देख भी रहे होंगे इंडिया में लास्ट 2-2.5 साल से एफ अपना पैसा कंटिन्यूअसली निकाल रहे हैं। उनको इसीलिए निकालना पड़ रहा है क्योंकि ये पैसा अब वो जापान में लौटाने वाले हैं, वो यूएस में बॉन्ड्स खरीदने वाले हैं। ये पैसा उनको कोई उपाय नहीं उनके पास, दे आर लेफ्ट विथ नो अदर ऑप्शन देन रिटर्निंग द मनी टू आइदर जापान और टू बाई बॉन्ड्स इन यूएस। दोनों में से कोई एक चीज उनको करना ही पड़ेगा टू कीप फंडिंग देयर इन्वेस्टमेंट्स ऑल ओवर द ग्लोब। तो वो करना पड़ेगा उनको, उनके पास कोई उपाय नहीं बचा है। और ये चीज वो लोगों ने पहले ही एंटिसिपेट कर ली थी, तभी वो 2 साल 3 साल से पैसे निकाल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि पैसे वो नया कोई निकालना चालू कर रहे हो, पैसे निकाल रहे हैं, बहुत दिनों से निकाल रहे हैं। और क्या आगे नहीं निकालेंगे? कोई गारंटी नहीं है, आगे भी निकालेंगे। कहां रुकेंगे किसी को नहीं पता। ना यूएस का जो स्पाइरल इफेक्ट है वो कब तक चलेगा? अगर मेरी टेक्निकल रीडिंग सही है, हम नवंबर 2025 में बैठे हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 साल। इस 2 साल के बाद ना ये खुद ऐसे सिचुएशन में पहुंच जाएंगे ना जहां पे ये अब कोलैप्स छोड़ के इनका कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। मतलब लिटरली एक वर्ड होता है ना कोलैप्स, वो छोड़ के इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। इनको अपनी इकोनॉमी कोलैप्स करनी ही पड़ेगी टू सेव देमसेल्फ फ्रॉम ऑल दिस। कोई और अदर स्कोप नहीं दिख रहा है। और वो इस पॉइंट से ज्यादा से ज्यादा 2 साल, थोड़ा कोई स्मार्ट मूव इन्होंने किया तो और कुछ दिन रेफर कर देंगे ये। एंड उसके पहले अगर डी डॉलराइजेशन हो गया या कुछ हद तक इंडिया की डिपेंडेंसी कम हो गई टू यूएस एंड ऑल, तो हम थोड़ा सा बच भी जाएंगे, नहीं तो फिर दिक्कत है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम बच ही जाएंगे, बट मैं कह रहा हूं कुछ हद तक बच जाएंगे, क्योंकि बहुत खराब इकोनॉमिक स्टेट में हम पहुंच चुके हैं जहां से रिवाइवल वर्चुअली इम्पॉसिबल दिखता है। एंड उन्होंने वापस से अभी नोट प्रिंटिंग चालू किया है, ठीक है, बट उसमें वो यहाँ पे ये भी बकवास करते हैं कि हम टैरिफ करके ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। कुछ नहीं होने वाला। एंड उनके पास अभी एक ही वे आउट बचा है हर चीज का, टैरिफ। टैरिफ छोड़ के उनके पास अब कोई चीज बचा नहीं है कि हाँ हम ये कर लेंगे तो हम बच जाएंगे। नहीं, उनके पास कोई स्कोप ही नहीं बचा है कोई चीज से बचने का। हर चीज में टैरिफ टैरिफ टैरिफ, यही उनके पास बचा है अब करने को। एंड ट्रस्ट में टैरिफ से भी अब उनको कोई नहीं बचा सकता। टैरिफ से कुछ देर पैसा आ जाएगा, बट उससे अमेरिकन चीजें इंप्रूव हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। तो नहीं होता है कि आपने कुल्हाड़ी पे पैर मार दिया पैर पे कुल्हाड़ी मार दी, नहीं, इन्होंने पैर को ले जाए कुल्हाड़ी पे मार दिया है। जहां से अब ये डेफर कर सकते हैं चीजों को, हर चीज को ये डेफर करते जाएंगे, डेफर करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे। कितना दिन तक डेफर कर लेंगे? फिर इनको 2008 की तरह एक क्राइसिस लाना ही पड़ेगा। तो अब यहां से हार्डली 2 साल, मतलब उसके पहले इनका क्राइसिस आना ही आना है। माइकल बरी ने अपना हेज फंड क्लोज करने का वो जो डाला है,
बट उस क्लोज करने के पहले उन्होंने सिर्फ 2 बेट लेके रखे हैं, और उस 2 बेट में दोनों बड़ी एआई रिलेटेड कंपनीज पे उन्होंने शॉर्ट पोजीशंस बनाए हैं, और 2027 के ही पीरियड के बनाए हैं। तो प्रोबेबली ही इज एक्सपेक्टिंग कि नेक्स्ट 1 साल में ही कोलैप्स है। बट ये तो वो है माइकल बरी, हम लोग तो नॉर्मल लोग हैं, हमें इतना नहीं समझ में आता है, हमें थोड़ा बहुत समझ में आता है। बट मुझे जो भी थोड़ा बहुत समझ में आता है उसमें मेरे को बस एक ही चीज़ दिखता है कि यस, इश्यूज हैं, ठीक है, और ज़्यादा ही इश्यूज हैं, जितना सिंपल दिख रहा है उतना सिंपल है नहीं दुनिया। और चाइना पूरा लगा हुआ है कि कैसे यूएस को तोड़ा जाए हर फ्रंट से, ठीक है। उसको तोड़ने के लिए उसको अगर इंडिया से भी फ्रेंडशिप करनी पड़ रही है ना, तो ही दे डोंट माइंड, दे आर ओके विथ इट, कि हमको इंडिया को सपोर्ट करना है, इंडिया से फ्रेंडशिप हमारा चलेगा, हमको कोई दिक्कत नहीं है, बट हम यूएस को पूरा तोड़ के रख देंगे। तो अभी पूरा उनका फोकस यही लगा हुआ है कैसे यूएस को तोड़े। उसके बीच में उनका इंडिया से दोस्ती भी उनको करना पड़ेगा, उनको चलेगा। तो दे आर कंसर्न अबाउट ए बिगर एनिमी, क्योंकि बाकी छोटे एनिमीज को तो वो बाद में भी देख लेंगे, और अदर उसको वो एनिमी मानते भी नहीं है। उनका मानना है भाई मेरे लिए तो सबसे ज्यादा बिजनेस यही कंट्री लाके देती है। तो इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर्स विद चाइना, राइट। तो इनफैक्ट पता है अभी कुछ दिन पहले मैं आपको बताऊं, वो लोगों ने इंडियन ट्रैवल इन्फ्लुएंसर्स को चाइना बुला के चाइना का टूरिज्म वगैरह भी दिखाना कि भाई देखो चाइना इतना डेवलप्ड है, इतना अच्छा है, चाइनीज लोग अच्छे होते हैं, एंड ऑल दैट, मतलब गुड साइड ऑफ चाइना दिखाने का कोशिश किया गया है, सो दैट इंडियंस दे डोंट कंसिडर चाइना एज देयर एनिमी। तो ये भी चीज उन्होंने किया है, सो दैट इंडिया में परसेप्शन बिल्डिंग हो कि हाँ भाई हमसे चाइना हमारा दुश्मन नहीं है चाइना। इट इज ए गुड स्टेप ओनली, आई एम नॉट सेइंग कि ये खराब है एंड ऑल दैट, इट इज ए गुड स्टेप ओनली। हम अननेसेसरी किसी को अपना दुश्मन क्यों माने, ठीक है, एक तो पाकिस्तान कम है दुश्मन की हम और दुश्मन एक माने। लेकिन यस, उसका एम ये है कि कैसे भी हम यूएस को क्रिपल डाउन करें, एंड वो क्रिपल डाउन करने के लिए वो लोग किसी भी हद तक जाने को रेडी हैं। एक समय चाइनीज वेर द बिगेस्ट बायर्स ऑफ यूएस बॉन्ड्स, नाउ दे आर द बिगेस्ट डंपर्स ऑफ यूएस बॉन्ड्स। जब भी उनको लगता है कि यूएस बॉन्ड स्ट्रांग होने जा रहे हैं, सबसे पहले वही डंप करते हैं एंड पूरा तोड़ देते हैं, लिटरली ओपन मार्केट में जिस तरह से सेल ऑफ वो करते हैं ना, मतलब मैंने उतना ब्रूटल सेल ऑफ नहीं देखा है, जस्ट बिकॉज दे आर सेलिंग इट अगेंस्ट द यूएस कंपनीज, अगेंस्ट द यूएस बॉन्ड मार्केट्स। उसको समहाउ ग्लोबल जाइंट, ग्लोबल यूएस बैंक्स उसको प्रोटेक्ट कर पाते हैं, बिकॉज ऑल मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर रन फ्रॉम यूएस, तो वो उसको प्रोटेक्ट तो कर लेते हैं। बट देन मतलब जो क्राइसिस जिस लेवल पे इन लोगों ने चाप के रख दिया है ना, वो सॉल्यूशन नहीं है उसका। एंड सेल ऑफ आप कितना बार रोक पाओगे, 2 बार, 4 बार, 10 बार? जब परसिस्टेंट सेल ऑफ रहेगा तो आप क्या कर लोगे? तो वही चीज चल रहा है, और वही जो एफआईएस के पैसे यहां से निकल रहे हैं ना, वो अपनी यूएस इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए लगा हुआ है। किसी ने एक मूवी थी कुछ दिन पहले, क्रिस्टोफर नोलन की मूवी थी, मेरे को याद नहीं आ रहा है, ठीक है, उसमें मूवी में ये सीन था कि लेट्स गो बैक, ठीक है, टू डिफेंड। तो वहां पे सोल्जर पूछता है कि नाउ डिफेंड व्हाट, क्योंकि वो फ्रांस के शोर्स पे जर्मनी ने अटैक कर दिया था। तो उनका था कि आप किसको डिफेंड करने जाना है, तो बोलता है कि अब लास्ट में लंदन को डिफेंड करने जाना है। तो वो ब्रिटिश सोल्जर्स को बताता हुआ कि भाई अब हमको उसको बचाना है, अपने इसको बचाना है। तो वही चीज कि यूएस का लास्ट फाइनेंशियल मार्केट को बचाने के लिए क्या किया जा रहा है, इंडिया से सेल ऑफ किया जा रहा है, जितने इमर्जिंग मार्केट है सब जगह से बेचा जा रहा है, उसको बेच के कोशिश किया जा रहा है कि चलो इंडियन यूएस में पैसा हम फ्री रखें, सो दैट इस तरह का जो सेल ऑफ आए उसमें हम कंपनसेट कर पाए। एंड ये चल अभी तक तो चल रहा है, कितना दिन तक आप बेच लोगे, किसी दिन वो पैसा भी खत्म होने आएगा। जब तक ये अपने डेट को खत्म ना कर लें, इनके पास कोई वे आउट नहीं है। इस डेट को खत्म करने के लिए इन्होंने क्रिप्टो में कुछ इशू किया, ठीक है, इसको क्रिप्टो में कुछ टाइम वो तोड़ा गया, कुछ हद तक अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में ले जाके पैसे को तोड़ा गया है।
अलग अलग फॉर्म्स से पैसे को जनरेट करने की कोशिश करी गई है, टैरिफ से, इससे उससे, नथिंग इज वर्किंग फॉर देम. Why? Because they have taken on three great powers, India, Russia, and China, at the same time. Not realizing that they can be a $40 trillion economy. But combined these three countries, they are also almost close to 30 trillion. या 25 तो हैं. So it is not a fight between one big player and one small player, but it is almost a fight with two equal players. तो ये चीज इनको अभी तक रियलाइजेशन हो रही है या नहीं हो रही है, या रियलाइज करने के बाद भी ये नहीं रियलाइज करना चाहते हैं, ये इनका प्रॉब्लम है. दे आर अप टू इट. उनको क्या करना है वो उनको पता है ज़्यादा. लेकिन ये उनको भी धीरे धीरे बैक ऑफ द माइंड ये क्लिक कर गया है कि भाई अब हम लड़ नहीं सकते इनसे. तो अब आप नोटिस करेंगे इनके टोन भी चेंज होने लगेंगे, इनके टोन भी धीरे धीरे बदलने लगेंगे. ये अब धीरे धीरे देखिएगा तो पॉजिटिव बात करने लगेंगे विथ इंडिया, पॉजिटिव बात करने लगेंगे विथ रशिया. दोनों से पॉजिटिव टर्म्स कर लेंगे, उसके बाद कोशिश करेंगे कि चाइना से भी हाँ हाँ ठीक है, हो गया हो गया, तुमको हम देंगे, एनवीडिया का चिप्स देंगे तुमको. जबकि उनसे बेटर चिप्स वो बना के बैठा हुआ है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता. बट चलो ठीक है, तो ये कोशिश अभी करेंगे. करने के बाद भी they can only defer their issues, maybe 2 years, maybe 3 years, not more than that. उससे ज्यादा वो डेफर ही नहीं कर पाएंगे, बिकॉज उनके जो बॉन्ड्स की खुद की मेच्योरिटी है, शुरू के तो इनिशियल 2-4 बिलियन ट्रिलियन वो रिफाइनेंस कर लेंगे, बट व्हाट आफ्टर इट? क्योंकि नेक्स्ट 2 साल 2.5 साल में तो 13-14 ट्रिलियन के रिफाइनेंसिंग है. कितना हद तक ये कॉम्पनसेट हो पाएगा ये सब चीजों से? यू नेवर नो, वी नेवर नो. दे कैन ओनली डेफर इट. लेट्स सी कितना दिन तक डेफर कर सकते हैं, 2 साल, 2.5 साल, 1 साल, कितना दिन, उसके बाद समझ में आएगा. हो सकता है उसके पहले बीच में 2-3 बार और कुछ कुछ मुझे भी समझ में आने लगे, तो मैं भी कुछ कुछ और आप लोगों को इनपुट देता रहूँ. वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा.